नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो हम आज 1000 MCQ सीरीज़ का पार्ट सेकंड लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले BRO एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके टायर सेकंड के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर होते हैं? तो अगर एक पावर स्ट्रोक में 2 क्रैंक शाफ्ट के चक्कर होते हैं, जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर घूमेगी तब आपका एक पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, पावर स्ट्रोक के दौरान वाल्व की पोजीशन क्या होती है? तो दोनों वाल्व बंद रहते हैं। तो क्या रहती है वाल्व की पोजीशन? दोनों वाल्व बंद रहती हैं। और सेम अगर ये क्वेश्चन कंप्रेशन के लिए भी पूछेगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं। नेक्स्ट है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान वाल्व तथा पिस्टन की स्थिति क्या रहेगी? तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान क्या रहती है? एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है और पिस्टन टीडीसी की ओर बढ़ेगा। तो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर चलेगा टीडीसी की तरफ, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन में रिंग चढ़ाते समय किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो रिंग कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है रिंग चढ़ाते टाइम। अगर रिंग निकालनी होगी तो रिंग एक्सपेंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर का गाड़ी में क्या उपयोग रहता है? तो बैटरी को चार्ज करना काम रहता है अल्टरनेटर का गाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट को किस यूनिट में नापते हैं? तो एम्पियर में नापते हैं करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी पॉइंट में चिंगारी का नियंत्रण करना किसका काम है? तो कंडेंसर का काम है। जो चिंगारी निकलती है सीवी पॉइंट में उसको कंट्रोल करना काम है कंडेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर व्हीलर में मिनिमम स्पार्क प्लग का वोल्टेज कितना होता है? तो फोर व्हीलर में मिनिमम स्पार्क प्लग का वोल्टेज होता है 20,000 से 30,000 वोल्ट। वोल्ट नहीं है, वोल्ट है, वोल्ट। 20,000 से 30,000 वोल्ट होता है मिनिमम फोर व्हीलर में स्पार्क प्लग का वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ी में इग्निशन टाइमिंग को कैसे एडवांस और रिटायर्ड किया जाता है? तो ईसीएम की प्रोग्रामिंग करके। अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाला सिस्टम नहीं है इग्निशन सिस्टम, तो उसमें क्या करेंगे, हम ईसीएम की प्रोग्रामिंग करेंगे जिसके थ्रू हम टाइमिंग को एडवांस और रिटायर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के कम गति चलने पर डायनमो द्वारा पावर में क्या परिवर्तन आएगा? तो पावर डिक्रीज होगी। तो डायनमो का क्या कारण है? अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो पावर आउटपुट ज़्यादा रहेगा, स्पीड कम होगी तो पावर भी डायनमो के द्वारा कम बनेगी। तो इसीलिए क्या होगा, पावर डिक्रीज होगी अगर गति से इंजन की गति कम होती है। अगला प्रश्न, गाड़ी स्टार्ट करते समय मोटर स्टार्टिंग मोटर का गियर किसके साथ मैच होता है? तो फ्लाई व्हील रिंग गियर के साथ स्टार्टिंग मोटर का गियर मैच होता है। जैसे कि आप चाबी से सेल्फ मारते हैं तो जो स्टार्टिंग मोटर का पिनियन रहता है, जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं, तो उसका पिनियन कहाँ मैच होता है? फ्लाई व्हील पे लगा हुआ जो रिंग गियर होता है उसके साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर रोटेशन को सामान्यतः कितने किलोमीटर के बाद किया जाता है? तो 10,000 से 20,000 किलोमीटर ये रेंज रहती है जिसमें आपको टायर रोटेशन सामान्यतः किया जाता है। तो अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 10,000 ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर 10,000 पे टायर रोटेशन करने के लिए कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेक फ्यूल का मेन फंक्शन क्या है? तो ब्रेक फ्यूल का मेन फंक्शन क्या है? पावर ट्रांसमिशन। जैसे हम ब्रेक दबाते हैं तो वो जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें हाइड्रोलिक ऑयल, जो ब्रेक ऑयल होता है उसका काम क्या है? पावर को ट्रांसफ़र करना है ब्रेक शूज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग ऑर्डर ऑफ फोर सिलेंडर इंजन। तो फोर सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? 1342, 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क प्लग के होल कहाँ दिए जाते हैं? तो सिलेंडर हेड पे स्पार्क प्लग के होल दिए जाते हैं जहाँ पे स्पार्क प्लग को टाइट किया जाता है, फिट किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेक फ्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 250 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है ब्रेक फ्यूल का बॉइलिंग पॉइंट। अगला प्रश्न, ब्रेक फ्यूल लाइन से एयर को निकालना क्या कहलाता है? तो एयर ब्लीडिंग कहलाता है। अगर ब्रेक लाइन में एयर चली गई है तो उसके कारण ब्रेक अच्छी तरीके से नहीं लगते हैं, तो उस एयर को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एयर ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील सिलेंडर किस पार्ट पर माउंट रहता है? तो व्हील सिलेंडर रहता है बैक प्लेट पर माउंट रहता है, बैक प्लेट पे कसा रहता है व्हील सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर अंडर इन्फ्लेशन में क्या दिक्कत आती है? तो हार्ड स्टीयरिंग और साइड से टायर का घिसना। अगर आपके टायरों में हवा कम है
तो आपका जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग मोड़ने में थोड़ा हार्ड लगता है और साइड से टायर की घिसावट ज़्यादा होती है दोनों साइड से, अगर आपका टायर अंडर इन्फ्लेशन है। अगर ओवर इन्फ्लेशन है मीन्स ज़्यादा हवा है तो आपका टायर ज़्यादातर सेंटर से घिसेगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क व्हील के रिम किसके बने होते हैं? तो डिस्क व्हील के रिम बने होते हैं स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन और गियर बॉक्स के बीच क्या लगा रहता है? इंजन और गियर बॉक्स के बीच क्या लगा रहता है? तो क्लच प्लेट लगी रहती है इंजन और गियर बॉक्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन रिंग किस धातु की बनाई जाती है? तो कास्ट आयरन की बनी रहती है कंप्रेशन रिंग, जो कि इंजन में जो कंप्रेशन बनता है उसको लीकेज करने से रोकता है। अगला प्रश्न है, टायर रोटेशन गाड़ियों में क्यों करते हैं? तो किस लिए किया जाता है टायर रोटेशन? तो सभी टायर समान घिसावट से घिसे, मीन्स सभी जो भी जैसे आगे के टायर होते हैं तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो फ्रंट इंजन में होती हैं तो इंजन का वेट ज़्यादातर आगे वाले टायरों पे पड़ता है, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि टायर को रोटेशन करा जाता है ताकि वह बराबर घिसे आगे पीछे के टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लाइनर किस मटेरियल के बने होते हैं? तो ब्रेक लाइनर बने रहते हैं एस्बेस्टोस के, तो एस्बेस्टोस मटेरियल के ब्रेक लाइनर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो व्हीकल चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, अगर जब उसको रोकता है तो ब्रेक लगते हैं तो उसमें क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही प्रिंसिपल होता है कि एनर्जी कन्वर्ट होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वही कारण है कि काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा हम बैटरी का चार्ज चेक कर सकते हैं? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम चार्ज चेक कर सकते हैं थ्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाती है तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि बैटरी फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, डेड है। तो वो सब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू हाइड्रोमीटर से आप नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल इंजेक्टर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो फ्यूल इंजेक्टर को हम ऑटोमाइजर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, हॉर्न में साउंड किस प्रकार प्रोड्यूस होता है? तो डायफ्राम के वाइब्रेशन से। तो जब भी हम हॉर्न का बटन दबाते हैं तो हॉर्न में से आवाज़ आती है, वो किसके कारण आती है? जब डायफ्राम में वाइब्रेशन होती है उसके कारण से हॉर्न का साउंड आता है। जितना पावरफुल डायफ्राम होगा उतना तेज हॉर्न बजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडलाइट बल्ब में कितने सामान्यतः फिलामेंट रहते हैं? तो सामान्यतः दो फिलामेंट ही रहते हैं हेडलाइट बल्ब में। अगला प्रश्न है, गाड़ी में वह कौन सा पार्ट है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है? तो अल्टरनेटर के द्वारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी बैटरी भी चार्ज होती है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट किस धातु की बनी रहती है? तो लेड पैराऑक्साइड की लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंट साइड से टायर देखने पर दोनों टायरों के सेंटर से बीच में जो दूरी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं व्हील ट्रैक। यानी कि जो फ्रंट, ये गाड़ी का जैसे फ्रंट है, एक टायर यहाँ है, दूसरा टायर इधर है, ये टायर का सेंटर है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा व्हील ट्रैक। तो उसको हम व्हील ट्रैक कहते हैं। सेम इसी में पूछता है, अगर ये आगे का टायर है और ये पीछे का टायर है तो पीछे के टायर के सेंटर से आगे के टायर के सेंटर तक की जो ये दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं व्हील बेस। क्या कहते हैं? व्हील बेस। तो ये होता है व्हील ट्रैक और व्हील बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सा कंपोनेंट है जिसके लगने से एग्जॉस्ट गैस की नॉइज़ कम हो जाती है? तो एग्जॉस्ट गैस की नॉइज़ किसके द्वारा कम होती है? मफलर के द्वारा, जो कि एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा रहता है। अगला प्रश्न, रियर एक्सल के सेंटर से रियर बॉडी के एंड की दूरी को क्या कहेंगे? तो रियर ओवरहैंग कहेंगे। रियर ओवरहैंग, रियर एक्सल के सेंटर से रियर बॉडी के एंड की दूरी को क्या कहेंगे? रियर ओवरहैंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पर को हम सामान्यतः क्या कहा जाता है डैम्पर को? तो डैम्पर को हम शॉक एब्जॉर्बर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, स्टीयरिंग के रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कौन बदलता है? तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या करता है? स्टीयरिंग के रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, गियर शिफ्ट लीवर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो गियर को चेंज करने के लिए गियर शिफ्ट लीवर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में किस तरह रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है? तो जो गाड़ियों में जो एसी होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ करते हैं? तो R134A। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R134A रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, फुल फॉर्म ऑफ RTO। तो RTO की फुल फॉर्म क्या होती है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंग ब्रेक का उपयोग सामान्यतः कहाँ होता है? तो पार्किंग ब्रेक का उपयोग होता है रियर व्हील में, पिछले वाले पहियों पे। अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी में लगे सेल का टेम्परेचर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए लेड एसिड बैटरियों का सेल का टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, इंजन का कौन सा पार्ट रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है? तो कैम शाफ्ट क्या करती है? रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलती हैं। कौन? कैम शाफ्ट। अगला प्रश्न, क्रैंक शाफ्ट बेरिंग को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो थिन वॉल बेरिंग के नाम से क्रैंक शाफ्ट बेरिंग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाल्व पेट्रोल और एयर मिक्सर को सिलेंडर में अंदर आने देता है? तो कौन सा वाल्व होता है? इनलेट वाल्व। तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है इनलेट वाल्व के थ्रू, और अगर डीजल इंजन होगा तो केवल शुद्ध हवा इनलेट वाल्व के खुलने पे अंदर आती है सिलेंडर के अंदर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लाइनर में पानी लाइनर के बाहरी सतह में डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है? तो वेट लाइनर। तो वेट लाइनर क्या होते हैं? जो पानी की सरफेस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उनको हम वेट लाइनर कहते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनल कंबस्शन इंजन में प्रयोग होने वाले दोनों प्रकार के लाइनर के नाम बताएं। तो आईसी इंजन जो होता है उनमें एक ड्राई लाइनर होता है और दूसरा वेट लाइनर होता है। वेट लाइनर में क्या होता है? जिसमें जो कूलेंट और पानी होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट लाइनर के दीवार पे लगते हैं, तो वो वेट लाइनर कहलाते हैं। और जिसमें डायरेक्ट नहीं लगता है कूलेंट और वाटर, वो ड्राई लाइनर कहलाते हैं। तो ड्राई लाइनर और वेट लाइनर में इतना ही डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्चन इंजन कब इन्वेंट किया गया? तो 1876 में किया गया निकोलस ओटो के द्वारा। फर्स्ट 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्चन इंजन। अगला क्वेश्चन है, जीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीडीएस का पूरा नाम है ग्लोबल डायग्नोस्टिक टूल। तो ग्लोबल डायग्नोस्टिक टूल क्या होता है? एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम फॉल्ट को चेक कर सकते हैं गाड़ी में कि क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को किसकी मदद से जोड़ा जाता है? तो पिस्टन पिन के द्वारा पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ा जाता है। तो पिस्टन पिन की दो और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो गजन पिन के नाम से गजन पिन भी कहते हैं हम इसको, और रिस्ट पिन भी कहते हैं। क्या चीज़? रिस्ट पिन। तो ये सब आपको याद रखना है कि पिस्टन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पिस्टन पिन का दूसरा नाम क्या है या किस और अन्य नाम से जाना जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पिस्टन में कितनी रिंग लगी होती है? तो 2 कंप्रेशन रिंग लगी रहती है और 1 ऑयल रिंग लगी रहती है। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि सामान्यतः, जरूरी नहीं कि इतनी लगी हो। अगर आपका इंजन बड़ा है, कंप्रेशन रेशो ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा रिंग लगी हो सकती है। तो सामान्यतः जो भी गाड़ियों में लगी रहती है वो 2 कंप्रेशन रिंग लगी रहती है और 1 ऑयल रिंग लगी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और BRO व्हीकल मैकेनिक की पूरी तैयारी के लिए आप फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें। आपकी पूरी तैयारी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।